When we are talking about this parathyroid hormone, तो इसका मतलब क्या है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, जो रिलीज करता है हार्मोन which is necessary for maintaining the, ठीक है। सो ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये क्या है एग्जैक्टली ये जो है ये प्रोवाइड करता है एक पावरफुल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंसंट्रेशन। तो ये रेगुलेशन कैसे करता है? These regulate by the way of intestinal reabsorption, renal excretion, and the materials, whatever it is, exchange in between the extracellular fluid and bone of the ions. तो ये जो एक्सेस एक्टिविटी ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है ये काउज करता है रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम द बोन्स, और इसके रिजल्ट में क्या मिलता है? हाइपर कैल्शियमिया इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है ये ऑलमोस्ट 2 पेयर्स में होती है, और ये थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे कह सकते हो वहां होती है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें थोड़ा, तो ऑलमोस्ट ये 6 मिलीमीटर लंबी होती है और 3 मिलीमीटर चौड़ी होती है, और 2 मिलीमीटर इसका थिकनेस होता है, और ये दिखने में करीब करीब ये डार्क ब्राउन फैट कलर की दिखती है। डार्क ब्राउन फैट जैसे होती है ना, एग्जैक्ट वैसे ही इसकी अपीयरेंस होती है। तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक तो चीफ सेल्स और दूसरी ऑक्सीफिल सेल्स। तो इस पैराथायरॉयड ग्लैंड में क्या है, जो पैरेन्काइमा है वो कॉर्ड्स के हिसाब से अरेंज होती है, ठीक है। और जो 2 सेल्स बताया, चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स, ये क्या है? तो जो चीफ सेल्स हैं, these are the principal cells which are present in the parathyroid gland, and they are present in numerous and they secrete parathormone। और जो ऑक्सीफिल सेल्स है ये जो तुम्हारी है प्यूबर्टी के टाइम में ये अपीयर होती है, ठीक है, लेकिन उसका रोल जो है बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इसकी रोल की हम बात करें तो ये ऐसे समझ सकते हो कि ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि ये जो होती है ऑक्सीफिल सेल्स, ये तुम्हारी बहुत ज्यादा इसकी यूज नहीं है, लेकिन जो यूज आती है वो तुम्हारी तो एक सपोर्टिंग टाइप की, ठीक है, जो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन एक सपोर्टिंग रोल प्ले करती है टुवर्ड्स चीफ सेल्स। If we talk about the structure, synthesis and secretion, then the structure is that these glands are arranged with single chain polypeptide, and these single chain polypeptides, they contain 84 amino acids, and they are having molecular weight of 9500. So if we talk the synthesis, then the synthesis of this parathormone is through, just a minute. So yes, the synthesis is a precursor molecule which is called prepro-parathormone, and these contains 150 amino acids. So the secretion is, it is released from the chief cells by the exocytosis cells in response to decrease, when it is decreased in plasma ionized calcium concentration. So exactly what happens? These, the secretion of these things is being carried out when
there is decrease in plasma ionized calcium concentration in the blood. So basically you have the thing that the synthesis, biosynthesis of PTH. So how it synthesizes? Because this is the, you can see the structure, this pre-pro parathormone 115. It has been divided in signal peptide and the pro-parathormone. So pre-pro parathormone से ये सिग्नल पेप्टाइड पे जाती है और प्रो पैराथॉर्मोन में जाती है। प्रो पैराथॉर्मोन जो है ये फर्दर एक्टिवेट होती है विद द हेल्प ऑफ क्लाइपेज बी और ये दो सर्टेन फॉर्म में चेंज होती है, एक तो इनएक्टिव पेप्टाइड होती है और दूसरा पैराथॉर्मोन। ये जो पैराथॉर्मोन है ये which has been used for the maintenance of calcium and phosphorus, magnesium, और जो इनएक्टिव पेप्टाइड है ये जस्ट इनएक्टिव रहती है, ये एक तरह से समझो इसका रिमाइंडर जो है वो बन गया, ठीक है। तो ये पैराथॉर्मोन जो है इनकोडेड होती है बाय अ जीन इन क्रोमोसोम 11 आफ्टर ट्रांसलेशन। तो ये प्री प्रो पैराथायरॉइड हार्मोन से मतलब 115 अमीनो एसिड के साथ इसकी उत्पत्ति होती है, सिंथेसिस होती है। ये होती है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। 29 अमीनो एसिड्स ये रिमूव करती है, तो ये जाके हो जाती है प्रो पैराथायरॉइड हार्मोन और इस प्रो पैराथायरॉइड हार्मोन में 89 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब गोल्जी बॉडीज में जाती है तो वहाँ काफी अमीनो एसिड्स रिमूव हो जाते हैं पेप्टिडेज के थ्रू, और ये जो पेप्टिडेज वहां से निकलते हैं तो इसके थ्रू ये मैच्योर हार्मोन बन जाते हैं। बेसिकली दीज आर स्टोर्ड इन द सेक्रेटरी वेसिकल्स एंड whenever there is requirement or there is depletion, any change or need of parathyroid hormones, basically when it is needed, when there is deficiency of calcium and magnesium ions, then to regulate the certain amount of this calcium and magnesium, this parathormone hormone will come in action and this regulate the things to balance the ionic concentration in the blood and in different parts of the organs body. तो सिक्रीशन की जब बात करें तो देख सकते हो फॉस्फेट, कैल्शियम और कैल्सिट्रिजोल, ठीक है। ये सारी चीजें जो है सेल्स के अंदर में देख रहे हो कि कैल्शियम रिडक्टेज है, ये जो आपने देखा सिक्रीशन में सेम चीज है, इसको डायग्रामेटिकली हमने बनाने की कोशिश की है। ये ट्रांसलेशन होती है तो प्री प्रो पैराथॉर्मोन बनती है, फिर ये राइबोसोम्स में जाती है, ठीक है। वहाँ अमीनो एसिड्स कुछ चेंज करके प्रो पैराथॉर्मोन में कन्वर्ट होती है, फिर वहाँ से जो इसके ग्रेनुल्स हैं उसके थ्रू ये गोल्जी एपरेटस में जाती है और वहाँ एक तो इनएक्टिव पेप्टाइड्स के रूप में और दूसरी पैराथॉर्मोन में चेंज होती है। और ये पैराथॉर्मोन जो है whenever there is need, whenever there is any change in the concentration of magnesium or calcium ions, these parathormone comes in the action. So basically जब एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ये पैराथॉर्मोन्स जो है मतलब जब भी ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ जाएगी, ठीक है, तो कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा बिकॉज इट मेंटेन्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, और जब भी ये कम होगी तो पैराथायरॉइड हार्मोन जो है इसका सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ेगी तो कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन बढ़ेगा, लेकिन जब ब्लड कैल्शियम लेवल घटेगा तो ये पैराथायरॉइड हार्मोन की सिक्रेशन जो है ये इंक्रीज करेगी। तो देख सकते हो कि जो पिक्चर दिया गया है इसमें देख सकते हो ये बोन्स का पार्ट दे रहा है, ठीक है। तो बोन्स में ये डिफरेंट ऑस्टियोसाइट्स हो गए, ये ऑस्टियोक्लास्ट है यहाँ पर और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, तो ये तीन तरह के सेल्स हैं। तो ये कैल्सिटोनिन ऑस्टियोक्लास्ट पे एक्ट करता है, ठीक है।
लेकिन पैराथायराइड हार्मोन जो है ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों सेल्स पे काम करता है और ब्लड कैल्शियम को उसके लेवल को मेंटेन रखता है। सेम अगर फंक्शन की बात करें पैराथायराइड में का ब्लड कैल्शियम में, तो जब भी ब्लड में कैल्शियम कंसंट्रेशन लो होता है तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करती है ना, इट कम्स इन द एक्शन। सो व्हाट दे डू, सो व्हेन दे आर गेट एक्टिव दे एक्ट ऑन द बोन्स। ठीक है, बोन में क्या करता है, ये इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम करता है, बोन में कैल्शियम का इफ्लक्स करा देता है। ठीक है, वैसे ही किडनी के सिस्टम में अगर बात करें नेफ्रॉन्स में, तो जो यूरिन में जो कैल्शियम का लॉस हो रहा है उसको ये कम करता है। ठीक है, फिर विटामिन डी है, उसके हेल्प से ये इंटेस्टाइन में जो गट्स होती है वहां जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो पैराथॉर्मोन है बेसिकली ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए ही एक्शन में आता है। तो जब भी कैल्शियम की कहीं भी किसी तरह से अगर बहुत ज्यादा उसका मतलब लूज अगर हो रहा है, कैल्शियम आयंस लूज हो रहे हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू उसको वो कंट्रोल में लाता है। ठीक है, तो ये जब तीनों चीज होंगे, इफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, डिक्रीज लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन और इनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, किडनी एंड बोन्स, तो ये सारे सेल्स से क्या करेंगे, ये फिर कंसंट्रेशन जो है कैल्शियम का ब्लड में उसको फिर इंक्रीज कर देंगे। मतलब वो विल मेंटेन द concentration or the level of calcium in different parts of the body cells। रेगुलेशन की जब बात करें हम, तो देख सकते हो रेगुलेशन बहुत तरीके से होती है। ठीक है, तो अगर हम प्लाज्मा आयोनाइज्ड कैल्शियम की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, प्लाज्मा आयोनाइज्ड कैल्शियम जब इसकी हम बात करते हैं तो ये, इसको तुम इस तरह से समझ सकते हो कि whenever there is any change in the absorption of calcium occurs, then it will carry the various certain things। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये ब्लड में कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो दूसरे फॉर्म में कि तो ये जो रोल ऑफ प्लाज्मा आयोनाइज्ड कैल्शियम है ये क्या है एग्जैक्टली, मतलब जब भी सीरम मैग्नीशियम कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है, तो कैल्शियम का इस पे समझ सकते हो इफेक्ट बड़ा दूसरा है ना, मतलब एक दूसरे से दोनों एक तरह से रिलेटेड है। तो कहने का ये सेंस है कि जब भी मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन सीरम में या फिर किसी भी कारण से कम हो या फिर किसी भी कारण से मतलब किसी फूड में मान लो कि मैग्नीशियम की लेवल कम हो रही है, ठीक है, या फिर हाइपोकैल्सीमिया का कंडीशन भी कह सकते हो। तो इस कंडीशन में क्या होती है कि राइज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, ये एक्टिव होता है और इसके कारण क्या होता है कि कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है ये इमीडिएट जो प्लाज्मा में है, मतलब ब्लड में है, वो लेवल इसको कम कर देता है। ठीक है, इट विल डाउन द लेवल ऑफ कैल्शियम विल डाउन टू मेंटेन द डिक्रीज अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये क्या करता है, पैराथॉर्मोन जो है इसके सिक्रीशन में, मतलब एक तरह से कह सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर पीटीएच सिक्रीट हो रही है इसका मतलब है कि कैल्शियम कंसंट्रेशन जो है वो डाउन होगी।
ठीक है। तो डाउन होगी तो उसके बदले क्या होगा, मैग्नीशियम आयन जो है दैट विल मेंटेन। अब अगर दूसरी बात करें, ये रोल ऑफ सीरम मैग्नीशियम कंसेंट्रेशन भी होगी और प्लाज्मा फॉस्फेट। अब अगर दूसरी बात करते हैं प्लाज्मा लेवल्स की, ठीक है, प्लाज्मा लेवल देख रहे हो, देख सकते हो ये 130 पीजी पर मिलीलीटर, और हाफ लाइफ जो होती है इसकी ये 5 से 8 मिनट के लिए होती है। और डिग्रेडेशन की बात करें तो डिग्रेडेशन ऑफ दिस पैराथॉर्मोन दैट हैपेंस रैपिडली इन द पेरिफेरल टिश्यू, ठीक है, पेरिफेरल्स में ये बहुत जल्दी डिग्रेड होती है। और जो पैराथॉर्मोन है लीवर के कंडीशन में ये बहुत ही जल्दी स्प्लिट करती है टू मेंटेन द concentration of calcium and magnesium ions in different parts of the bodies, ठीक है, आइदर वो लीवर में हो या ब्लड कंसंट्रेशन में हो, इसको बहुत अच्छे से ये मेंटेन करती है। तो ये समझ सकते हो ऐसे कि एक दो तरीका है, एक तो हाउ इट एक्ट्स ऑन बोन, ठीक है, हाउ इट एक्ट्स ऑन किडनी, लीवर और ब्लड। तो मैकेनिज्म की जब बात करें तो हम अलग अलग चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हाउ इट एक्शंस ऑन बोन। तो जब इसकी हम बात करें तो क्या होगा इसमें, ये सबसे पहली चीज तो है स्टिमुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन को बोन्स में, ठीक है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ जो कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस होगा, इसके कारण क्या होता है, डीकैल्सिफिकेशन होती है या डीमिनरलाइजेशन होती है ऑफ बोन्स, ठीक है। हड्डियों में जो भी डीकैल्सिफिकेशन डीमिनरलाइजेशन होती है, ये दैट इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली ये क्या है, दो तरीके से होती है, एक तो रैपिड फेज होती है और दूसरी स्लो फेज होती है। तो रैपिड फेज में क्या होता है, रैपिड फेज में जो डीमिनरलाइजेशन होगी ये थ्रू द ऑस्टियोसाइटिक ऑस्टियोलाइसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगी, कैल्शियम जो है ये ट्रांसफर हो जाएगी बोन से, मतलब बोन में कैनालिकुलर फ्लूइड जो होती है, ये कैनालिकुलर फ्लूइड से ऑस्टियोसाइट्स में ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और वहां के बाद ये चली जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो इस प्रोसेस में क्या है, फॉस्फेट जो है मोबिलाइज नहीं करता है कैल्शियम के साथ, ठीक है, फॉस्फेट इज नॉट मोबिलाइज अलोंग विद कैल्शियम। लेकिन जब स्लो फेज ऑफ डीमिनरलाइजेशन की बात करें तो ये जो होती है इफेक्ट, ये इस इफेक्ट के लिए मतलब काफी दिनों तक सेवरल डेज ऑफ एक्सपोजर ऑफ पैराथॉर्मोन इज नीडेड। सो ये जनरली स्टिमुलेट करती है न्यू ऑस्टियोक्लास्ट को फ्रॉम द ऑस्टियोप्रोगेनाइटर इनिशिएट। ये किस लिए, फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स इन द बोन। तो ये क्या है, जब कैल्शियम फॉस्फेट जो है आयंस, इनका जब रीअब्जॉर्प्शन होगी बोन में, तो ये क्या करेंगे, बोन से रिलीज करेंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे ईसीएफ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में, वेर एवर देयर इज नीड, ठीक है। तो जो बीच के जो निगेटिव्स हैं उनको वो मेंटेन करेगी और मिनरल्स के आयंस, मिनरल्स और आयंस के कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगी। तो इसमें से बेसिकली जो समराइज निकलता है या कंक्लूजन निकलती रहती है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट आर रिलीज फ्रॉम बोन एंड दे ट्रांसफर टू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वेयरएवर देयर इज नीड। अब अगर किडनी की बात करते हैं तो क्या होगा, किडनी में ये सबसे पहले तो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ये पैराथॉर्मोन हार्मोन जो है ये इंक्रीज करती है कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को फ्रॉम द लूप ऑफ हेनले, ठीक है, फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब टू द डिस्टल ट्यूब्यूल्स। ये जो लूप ऑफ हेनले में असेंडिंग लिम्ब है, वहां से लेकर डिस्टल ट्यूब्यूल्स तक में कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराता है। तो इससे क्या होता है, जो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है उसको ये प्रिवेंट करता है, मतलब चेक करता है टू प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया।
दूसरा इनहिबिशन जो होती है फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन की प्रॉक्सिमल टिब्यूल पर, ये पैराथायरॉयड हार्मोन ये क्या करता है, इसको भी चेक करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, चेक करने का सेंस क्या है, पैराथार्मोन जो है ये जब फॉस्फेट रीअब्जॉर्प्शन को प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे जब चेक करता है, कहने का सेंस है कि ये उसमें प्रोड्यूस करता है फॉस्फोचूरिया एंड हाइपोफॉस्फेटीमिया, ठीक है। मतलब पैराथार्मोन जो है ये दिस विल लीड टू क्रिएट द फॉस्फोचूरिया एंड हाइपोफॉस्फेटीमिया। So by the action of this, it will check the action of phosphate reabsorption inhibition, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो stimulation of reabsorption of magnesium ions by the renal tubules, और जो stimulation होती है ये because of the synthesis of 125 dihydroxycholecalciferol, बिकॉज क्या है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन है पैराथार्मोन के लिए किडनी में, मतलब उसको एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। पैराथार्मोन हार्मोन तभी एक्टिवेट हो सकता है व्हेन देयर इज एन स्टिमुलेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ दिस 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल। अब अगर हम बात करें एक्शंस ऑन इंटेस्टाइन्स, तो इंटेस्टाइन में देख सकते हो बेसिकली ये कैल्शियम और फॉस्फेट आयन जो है ये इसको एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन में बाय इंक्रीजिंग सिंथेसिस ऑफ दिस 125 डाइहाइड्रोक्सीकोलीकैल्सिफेरॉल इन द किडनी। तो किडनी में ये करता है एनहांस, तो इसके कारण देख सकते हो ये जो तुम्हारा पूरा जो प्रोसेस है ये फॉलो करता है। इसको समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो कि व्हेन देयर इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया दैट विल लीड्स टू स्टिमुलेट द पैराथायरॉइड ग्लैंड। So whenever there this parathyroid hormone they are comes in action, then it will release parathyroid. It will leads to rise this level of calcium in the bone, ठीक है, intestine, kidney and during the whole blood circulation कह सकते हैं। इसमें क्या होती है, बोन में जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये एक्टिवेट्स करती है ऑस्टियोक्लास्ट को, कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस को, और रिलीज करती है ब्लड को। मतलब ब्लड में जब भी कम हो रही है ना, हाइपोकैल्सीमिया हो रही है, तो ये ब्लड से माने ब्लड को मेंटेन करने के लिए बोन से लेगी, ठीक है। वैसे ही इंटेस्टाइन में क्या है, ये भी इंक्रीज करेगी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड से, और फिर ब्लड को ये डोनेट करेगी। लाइकवाइज किडनी भी वही करती है, ये प्रमोट करती है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी को, और इंक्रीज करती है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन टू द ब्लड सर्कुलेशन। तो ये जो डिफरेंट ऑर्गन से ये जो कलेक्शन हो रही है कैल्शियम की और फॉस्फेट आयंस की, तो दैट विल लीड टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो इसके फीडबैक में क्या होगा, दैट विल एक्ट द नेगेटिव फीडबैक एंड इट विल टेंड टू इनहिबिट द पैराथायरॉइड और पैराथार्मोन, ठीक है, रिलीज। तो जाके ये फिर वैसे चेक होता है। अब अगर हम लोग हाइपर पैराथायरॉइडिज्म की बात करें, तो एज पर नो नेम से आप समझ सकते हो कि हाइपर है ना, मतलब वेन एवर देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ पैराथार्मोन इज इनिशिएटिंग। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये जो हाइपरथायरॉइडिज्म है ये होता है तब जब देयर इज एन एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पैराथार्मोन बाय एनी ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। मतलब वो बोन से भी हो सकता है किसी भी कारण से, इंटेस्टाइन से हो सकता है, लीवर से, किडनी से, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये जनरली जो कंडीशन प्ले करता है तो उसको कह सकते हैं हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये प्रोड्यूस करेगा मसल वीकनेस, क्योंकि जब बोन से कहीं रिलीज हो रहा है, हाइपर हो रही है पैराथायरॉइड, क्या होगा, मसल वीक हो जाएगी, ठीक है, लेथार्जी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगी, और जो कैल्शियम है वो दैट कैन बी स्टिमुलेट रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन वेरेवर दे अकर। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म भी होती है, ठीक है।
तो अ, उससे पहले ये देख सकते हो दूसरी चीजें हैं, कैल्शियम स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन टू अकर हाइपर क्लोरेडिया एंड पेप्टिक अल्सरेशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हाइपर कैल्सीमिया काउज हाइपरटेंशन, कार्डियक एराइदीमा एंड ईसीजी चेंजेस। मतलब जो तुम्हारी नॉर्मल हार्ट बीट कर रही है वो कहीं ना कहीं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, बिकॉज दैट इज ड्यू टू द कंट्रोल ऑफ calcium ions, or you can say different ions which are produced in the ECF and ICF. तो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स में अगर कहीं भी आयंस का चेंजिंग आएगी तो वो कंप्लीट चेंज कर, तो वो थी प्राइमरी। और ये सेकेंडरी हाइपोपाराथायरॉयडिज्म की बात करें तो एक्सेसिव सिक्रेशन जो होती है, इट मे बी ड्यू टू परसिस्टेंट हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है। और ये तब होती है देन व्हेन देयर इज कंटिन्यूड स्टिमुलेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर किसी भी कारण से लगातार पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर स्टिमुलेशन होती रहती है, एक्शन में रहती है, तो हाइपोकैल्सीमिया का भी चांसेस हो सकता है। एटियोलॉजी की बात करें तो ये कैन बी सीन इन वेरी स्लोली डेवलपिंग रीनल फेल्यूर। मतलब अगर किसी भी तरह की किडनी में अगर आपकी प्रॉब्लम है किसी भी कारण से, अगर स्टोन हो या किसी भी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, अगर रीनल फेल्यूर हो रही है तो सेकेंडरी पैराथायरॉयडिज्म मे बी द रीजन। सो दिस मे बी द एटियोलॉजी। क्लिनिको बायोकेमिकल फीचर्स की बात करें तो बोन पेन्स, फ्रैक्चर्स, डिफॉर्मिटी, इसके साथ साथ अल्कलाइन फॉस्फेटेज और ऑस्टियोकैल्शियम लेवल्स का भी एलिवेशन हो जाता है। ये हाइपरकैल्सीमिया जो है इसको डिवाइड करते हैं टू डिफरेंट ग्रुप्स में। The first one is a condition associated with hypercalcemia and raised parathormone level. The second one is the conditions associated with hypercalcemia and low or undetectable parathormone level. देख सकते हो कि हाइपरकैल्सीमिया जो है पैराथॉर्मोन लेवल के रेज से भी होती है और डाउनफॉल से भी होती है। तो ये जो सेकेंड वाली कंडीशन है दैट इज अनडिटेक्टेबल पैराथॉर्मोन और लो लेवल ऑफ पैराथॉर्मोन, इस कंडीशन में क्या होती है, हाइपरकैल्सीमिया जो है और मैलिग्नेंसी। ठीक है। मल्टीपल माइलोमा से हो सकता है, फैमिलियल हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोथायरॉयडिज्म से हो सकता है। तो इन चारों कंडीशंस में तुम्हारी हाइपरकैल्सीमिया हो सकती है। सो दीज आर द बेसिकली क्लिनिकल थिंग्स, सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड इन द फ्यूचर क्लासेस। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की बात करें तो ये क्लिनिकल कंडीशन है जो कैरेक्टराइज होती है लो लेवल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम। So it may be either due to deficient production of parathormone or during its unresponsiveness. तो बेसिकली ये भी दो तरह से क्लासिफाई होते हैं। ठीक है। एक तो ट्रू हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और दूसरा पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोथायरॉयडिज्म। तो पहले वाले कंडीशन में क्या है कि अगर किसी भी रीजन से डिफिशिएंट प्रोडक्शन होती है ड्यू टू हेरिटेबल और एक्वायर्ड कॉजेस, ठीक है, जेनेटिकली हो या फिर एक्वायर्ड हो, उसके कारण अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। दूसरा है अगर किसी तरह की ऑपरेटिव सिजेरियन या कुछ भी एक्शन होती है, तो अगर वहां पर कहीं किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है रिगार्डिंग द जनरेशन ऑफ और रिलीज ऑफ दिस सिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन, देन वहां भी कंडीशन जो है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की मे बी अगर। एक कंडीशन आती है स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो ये क्या है, कंजेनाइटल कंडीशन। इसमें क्या होती है, पैराथॉर्मोन प्रोडक्शन जो है नॉर्मल रहती है, लेकिन जो टारगेट टिश्यूज होते हैं दे बिकम रेजिस्टेंस टू देयर इफेक्ट। ठीक है, पैराथॉर्मोन की उस टारगेट टिश्यू पर इफेक्ट नहीं हो पाती है। सो इट मे बी ड्यू टू कंजेनाइटल। और डिफेक्ट आल्सो मे लाई इन पैराथायरॉयड रिसेप्टर्स और देयर मे बी पोस्ट रिसेप्टर डिफेक्ट। ठीक है, किसी तरह के किसी भी कारण से अगर पैराथायरॉयड रिसेप्टर्स एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस प्रोसेस और दिस थिंग मीन टू से द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म मे बी अकर। क्लिनिकल बायोकेमिकल फीचर्स की बात करें तो ये भी सिंपल होती है, पैराथॉर्मोन लेवल्स को एलिवेट कर। एक लास्ट टर्म है दैट इज द टिटेनियम। इट इज अ क्लिनिकल कंडीशन
which results from increased neuromuscular excitability। और जो टिटेनिक काउज करती है ये हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोमैग्नीसीमिया। तो हाइपोकैल्सीमिया समझ सकते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इंटीग्रिटी ऑफ मेम्ब्रेन एंड एक्साइटेबिलिटी। और हाइपोमैग्नीसीमिया भी वही है, ठीक है। इट इज मेड ड्यू टू द मैग्नीशियम आयंस विच आर एसोसिएटेड विद द न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी। और इसके साथ एक टर्म आती है अल्कलोसिस, जो कि रिड्यूस करती है कैल्शियम आयंस को टू प्रोड्यूस टिटेनिक। आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा बहुत सारे लेक्चर्स में, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि